चले। ट्रांसफॉर्मर चालू किया था, ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं? जो वोल्टेज क्या करता है? अप डाउन, घटाता है या बढ़ाता है? ये स्टेप डाउन, ये स्टेप अप करता है, ट्रांसफॉर्मर कहलाता। एक अन्य परिभाषा क्या होती थी इसकी, टेक्निकली भाषा क्या थी इसकी? वह वैद्युतिक युक्ति जो बिना किसी भौतिक संपर्क के, बिना किसी भौतिक संपर्क के विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ये था। चलूं आगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल कौन सा होता है, सिद्धांत क्या है? अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सह प्रेरण, सह प्रेरण, सह प्रेरण। चले आगे। उसके बाद फॉर्मूला था एक, m बराबर अंडर रूट में L1 इंटू, जहां m का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता ही है, L1 का मतलब पहली कुंडली का प्रेरकत्व है, L2 का मतलब दूसरी कुंडली का प्रेरकत्व है। इंडक्टेंस होता है ना, L का मतलब हेनरी। चले आगे। उसके बाद ये नियम दिया किसने था म्यूचुअल इंडक्टेंस? माइकल फेराडे ने दिया रहा। चलूं आगे। माइकल फेराडे, हाँ चले। माइकल फेराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फेराडे। चले आगे। उसके बाद कहां थे? उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके बाद क्या पढ़ा था? ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग। कितनी वाइंडिंग होती है? कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। चलो, प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं? जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, जिस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है और जिससे आउटपुट लेते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती। क्या कहलाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। चलो आगे। अगर पूछो वर्तमान में ट्रांसफॉर्मर कुंडलियों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। चले आगे। उसके बाद इतना ही पढ़ा था क्या? ये आगे किया था कुछ? अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा था? कोर पढ़ा था, है ना? ट्रांसफॉर्मर की कोर या बॉडी, कोर नहीं क्रोड। चलूं आगे। हाँ हाँ, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 3.8 से 4.5, 3.8 से 4.5% होती है। अच्छा, क्रोड को या ट्रांसफॉर्मर की बॉडी को सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाया जाता है? हिस्टेरेसिस, क्षति को कम करने के लिए। इसको समाप्त नहीं कर सकते, कारण बता दूंगा आगे इसका, आज कर लेंगे इसको। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये। उसके बाद क्या पढ़ा था? अच्छा, बॉडी जो होती है वर्तमान में किसकी बनी होती है? अगर दोनों ऑप्शन में हो, सिलिकॉन स्टील और CRGO, तो क्या करोगे? ऑप्शन में भी नहीं दोनों, फिर CRGO करोगे, CRGO करोगे। ठीक है, पूरा नाम CRGO का ग्रेनाइट और ओरिएंटेड। चले आगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ा था? उसके बाद क्या पढ़ा था? ट्रांसफॉर्मर किसको नहीं बदलता? भाई बदलता तो आपको पता, वोल्टेज को बदलता है। भाई बदलने का पूछे तो वोल्टेज को क्या करता? परिवर्तन करता है। किसको नहीं करता? तो किसको नहीं करता? शक्ति और आवृत्ति को। शक्ति और आवृत्ति को नहीं करता, नहीं बदलता। चलूं आगे। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर था एक, क्या था? एक नेतांक था, एक नेतांक पढ़ा था ना, ट्रांसफॉर्मर नेतांक पढ़ा था। के बराबर एक बड़ी सी समीकरण थी ऐसे, क्या थी वो? तो कैसे बोलते? NP बटा NS बराबर है EP बटा ES। धारा क्या चलेगी? IS बटा IP, फिर अंडर रूट में ZP बटा। अगर ऊपर सारे P है तो सारे ऊपर P ही P चलेंगे, केवल धारा को छोड़ के। धारा उल्टी चलती है ना, जहां पे वोल्टेज बढ़ता है वहां धारा क्या होती है? कब? तो क्या ट्रांसफॉर्मर धारा में परिवर्तन करता है? क्या करता है, लेकिन क्यों? शक्ति को नियत रखने के लिए, नियत रखने के लिए। लेकिन बदलता केवल किसको है? वोल्टेज को। किसको बदलता है? वोल्टेज को। यहां तक कोई दिक्कत, समझे, परेशानी? इतना हुआ था। बाकी अपने वो किए थे ना, क्वेश्चन आंसर किए थे। आगे आ जाओ। फिर आप पढ़ोगे आज ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किसमें होती है? KVA या MVA, KVA या MVA, किलो वोल्ट एम्पेयर या मेगा वोल्ट एम्पेयर। चलूंगा आगे। किलो वोल्ट में नहीं होती, किलोवाट में नहीं। क्यों नहीं होती किलोवाट में?
अरे किलोवाट जो होता है ना धारा पर निर्भर करता, लोड पर निर्भर करता, और ये लोड पर कार्य नहीं करता, वोल्टेज पे चलता है। चलूं आगे। उसके बाद एक थी विद्युत वाहक बल समीकरण, ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, ईएमएफ बराबर फॉर्मूला क्या था 4.445 इंटू एफ इंटू टी या एन, 4.445 इंटू एफ इंटू टी। चले आगे। आपको इनमें से ना कुछ एक चीज डाली जाएगी और पूछा जाएगा, जैसे ईएमएफ का मान दे दिया जाएगा और टर्नों की संख्या दे दी जाएगी, चुंबकीय फलक घनत्व का मान पूछ लेंगे। आपको फ्रीक्वेंसी तो पता ही है 50 हर्ट्ज होती है। चलो आगे, सवाल ऐसे बनते हैं। उसके बाद बस इतना ही पढ़ा था कल, तो आगे आ जाओ। आज पढ़ोगे ट्रांसफार्मर की क्षतियां। ट्रांसफार्मर की क्षतियां इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांसफार्मर की क्षतियां, वैसे तो क्षतियां 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति नहीं पाई जाती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति नहीं पाई जाती? यांत्रिक क्षति नहीं पाई जाती, यांत्रिक क्षति नहीं होती, नहीं होती, यांत्रिक क्षति नहीं होती। पहले तो ये बता देता हूं, यांत्रिक क्षति नहीं, यांत्रिक क्षति बोलते किसको है? घर्षण आदि जो अपने बेरिंग और घिसते नहीं है क्या, ये वहीं उत्पन्न होगी जहां पे घूमने वाला कोई पार्ट होगा। यांत्रिक क्षति वहीं उत्पन्न होगी जहां पे क्या होगा, घूमने वाला भाग। क्या आपके पंखे में यांत्रिक क्षति है? घूमने वाला शाफ्ट चलती है ना, घूम रही है ना, तो है। जनरेटर में है क्या? घूमने वाला पार्ट है, घूमने वाला पार्ट है। मोटर में होती है क्या? जहां जहां पे मूवेबल पार्ट होगा, वहां पे यांत्रिक क्षति होगी, क्योंकि वहां पे बेयरिंग लगे होंगे, घर्षण लगे, बुरुश लगे होंगे, वो घिसते हैं। बुरुश लगे तो वो क्या करते हैं? घसते हैं। चलूं आगे। तो वो कहलाती है यांत्रिक क्षति। ट्रांसफार्मर की आपको पता है, आपने को सबने बताई होगी, इसकी दक्षता कितनी होती है? नहीं पता? 98% होती है। कितनी होती है? 98%, सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये क्षति नहीं होती। आगे लिखवा दूंगा इस कारण, तो आगे पढ़ो। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती? क्या? अब पढ़ते हैं कौन सी होती है। तो इसमें 2 क्षति होती है। कितनी क्षति होती है? 2। एक तो होती है ताम्र क्षति। कौन सी होती है? ताम्र क्षति, जिसको आप क्या बोलते हो? कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। एक होती है लोह क्षति। कौन सी होती है? लोह क्षति, यानी कि आयरन लॉस, आयरन लॉस। चले आगे। मैंने कहा सर ताम्र क्षति, और एक होती है लोह हानि, ताम्र हानि और लोह हानि। मैंने कहा सर ताम्र हानि किसको बोलते हैं, पहले ये बताओ। ताम्र हानि, ताम्र क्षति, ताम्र क्षति बता सकते हो क्या होती है? ताम्र का मतलब तो आप समझते ही होगा, बेटा। ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा। और तांबा कहां लगा होता है? ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग ही होती है। तो वाइंडिंगों में होने वाली क्षति, किसमें होने वाली क्षति? वाइंडिंगों में होने वाली क्षति, वाइंडिंगों में होने वाली क्षति क्या कहलाती है? ताम्र क्षति कहलाती है। जहां जहां तांबा होगा वहां पर कौन सी क्षति होगी? ताम्र यानी कॉपर लॉस कहलाता है। चलो आगे। उसके बाद पद्धति से किया जाता है सीएल से। किससे? सीएल से, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसका? I²R, I²R। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब I का मतलब क्या होता है? जहां CL का मतलब तो क्या हो गया? कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। I का मतलब सबको पता ही है, आप तो इतना साल हो गए पढ़ते हुए। धारा। R का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध। चले आगे। अब देखना, धारा जब बढ़ती है, जब धारा 1 होती है तो क्षति कितनी होगी? अगर मैं प्रतिरोध को अगर 1 मान लेता हूं, अगर मैं मान लो CL समानुपाती किसके है? I² की तो हुआ। अगर R कांस्टेंट मान लेते हैं तो 1 बार। चले आगे। अगर इसको मैं अगर 1 मानूं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो कॉपर लॉस का मान कितना होगा? अगर धारा 2 एम्पीयर कर दूं तो कॉपर लॉस का मान कितना होगा? 4। धारा कितनी हुई है? 2। जबकि कॉपर लॉस क्या होगा? 4 गुना हो गया, नहीं हो गया? अगर कॉपर लॉस कितना है? 3 एम्पीयर है, 9, तो ये कितना बढ़ गया? कॉपर क्षति कैसे बढ़ रही है? धारा के वर्ग में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? फॉर्मूले में लिखा हुआ है। तो सर क्या लिखेंगे इसमें? नहीं बात,
इसमें ये लिखेंगे कि ताम्र क्षति, ताम्र क्षति, ताम्र क्षति धारा के वर्ग के, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। समझ आ रही मेरी बात? अगर धारा 1 एम्पीयर है तो कॉपर लॉस 1 एम्पीयर, अगर धारा 2 एम्पीयर है तो कॉपर लॉस, अगर धारा 5 एम्पीयर है तो कॉपर लॉस 25। चले आगे। उसके बाद होती कई जगह ताम्र क्षति ना लिखी होती है P समानुपाती I स्क्वायर। I स्क्वायर को लोड भी लिख सकते, धारा किस, धारा को क्या बोला जाता है? लोड। तो लोड का स्क्वायर, ये लाइन भी आपको मिल जाएगी। P क्यों लिखा? क्यों क्षतियां, जितनी भी क्षतियां किससे मापी जाती है? वाट में। अगर मैं नोट डाल के लिखवा दूंगा, जितनी भी क्षतियां किससे मापी जाती है? वाट में। इसलिए कॉपर क्षति जो होती है PL बराबर, चलो आगे, बराबर किसको? लोड के स्क्वायर के समानुपाती। समझ आ रही है दोनों लाइनें? अभी तक कंफ्यूज लग रहा, पूछ लो। यहां पे P क्यों है पता चला गया? P का मतलब वाट ही होगा, पावर। अरे किताब जो है ना, एक किताब में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया था जहां पे लिखा था कि P समानुपाती लोड का स्क्वायर, ये किसको प्रदर्शित करता है? धारा को। किसको करता है? धारा को। बस सॉरी कॉपर क्षति, किसको? कॉपर क्षति को। चलूं आगे। अगला ताम्र क्षति, ताम्र क्षति लोड पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? लोड पर निर्भर करती। सर ये तो दिखने से पता चल रहा है, लोड लिखा हुआ ना, लोड पे क्या करती है? निर्भर करती है। तो कौन सी क्षति जो लोड पर निर्भर करती है? ताम्र क्षति। एक और लाइन लिख लेते हैं, क्या? ताम्र क्षति प्रतिरोध है, किसके? प्रतिरोध के क्या होती है? समानुपाती होती है, समानुपाती होती। तो ये तो क्षति है, निवारण क्या करेंगे इसको? कोई निवारण बता सकता है भाई? ट्रांसफॉर्मर में ये दोष उत्पन्न हुआ है, ताम्र क्षति। अब इसका निवारण तो करेंगे ना। आदमी बुखार जुकाम हो जाए तो क्या होता है? मार दौड़ देते हैं, इलाज करवाते नहीं है क्या? वैसे अब इसका क्या इलाज करेंगे वो बताओ। किसका समानुपाती होती है? किससे पर निर्भर करती है? एक निवारण है इसका, लोड को सीमित रखो। क्या रखो? लोड को सीमित रखकर इस दोष को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है या कम किया जाता है। चलूं आगे, दोबारा सुन लेना। आप पढ़ो ट्रांसफॉर्मर की क्षति। ट्रांसफॉर्मर में कौन सी क्षति नहीं पाई जाती? कौन क्षति नहीं होती? यांत्रिक क्षति नहीं होती। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर कितनी क्षतियां पाई जाती? केवल ताम्र क्षति और लोहानी। ताम्र हानि क्या किसको बोलते हैं? वाइंडिंगों में होने वाली CL बराबर I स्क्वायर R फॉर्मूला होता है। ताम्र क्षति जो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है या लोड पर निर्भर करती है। ताम्र क्षति जो तो प्रतिरोध की क्या होती है? समानुपाती। निवारण क्या करेंगे? लोड को सीमित रखकर। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक? चले आगे, देखो समझो उतारो फिर चलते आगे। नीचे भी क्लास आज मेरी, चले आज। तो ये थी ताम्र क्षति। अगली क्षति कौन सी है? कौन क्षति है? लोह क्षति। लोह क्षति। इसे स्थिर क्षति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर क्षति, लोह क्षति या स्थिर क्षति। कॉपर लॉस में ना एक ना हेडलाइन आप खुद अपनी तरह से डाल लेना, उसको अस्थिर क्षति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारण बता ना, लोड बदल रहा था ना, तो वो भी तो बदलती थी। अरे I स्क्वायर R था ना, सॉरी I स्क्वायर था ना, कॉपर लॉस का I स्क्वायर, तो धारा बदल रही थी, तो क्या कॉपर क्षति भी तो बदल रही थी, तो वो तो क्या थी? अस्थिर थी। तो कॉपर क्षति को किस नाम से जाना जाएगा? अस्थिर क्षति। अस्थिर, स्थिर नहीं है। ये क्या है? स्थिर क्षति, ये बदलती नहीं है। चलो, लोह क्षति, स्थिर क्षति, ये इसको बोलता है आयरन लॉस। क्या बोलता है? आयरन लॉस। लो को क्या बोलता है? आयरन क्षति को लॉस, आयरन लॉस। चले आगे। ये निम्न 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये निम्न 2 प्रकार की होती है। इसराइल क्या बात है? ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली जो पढ़ोगे उसका नाम है हिस्टेरेसिस क्षति। कौन सी है? हिस्टेरेसिस क्षति। हिस्टेरेसिस
क्षति। दूसरी क्षति जो पड़े उसका नाम है भंवर धारा हानि या एडी करंट क्षति। क्या बोलते हैं? एडी करंट क्षति। क्षति चलेंगे। हिस्टेरिक क्षति को शैथिल्य क्षति भी बोलते हैं। शैथिल्य क्षति, शायद पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। चले चलो कोई अपने इतना याद रखो, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। हिस्टेरिक क्षति और एडी करंट क्षति। बात करते हैं हिस्टेरिक क्षति, हिस्टेरेसिस क्षति। हिस्टेरेसिस क्षति एक मोटर भी कराऊंगा आपको मैं सेकेंड ईयर में। सिंगल फेज की मोटर होती है, सबसे छोटी मोटर होती है, सबसे तो छोटे छोटे करंट नहीं लगे होते क्या, चल छैया वाले कई है ना, अब ऑटोमेटिक भी तो आने लगे, सीधे बटन से चालू हो जाते हैं। कारें नहीं होती कि छोटी वाली जो आजकल छोटे बच्चे लग रहे है ना, बड़े लोगों में होते हैं ये। हाँ अपने में तो चलो नहीं है, उनमें होते हैं। हाँ चले, उनमें हिस्टेरेसिस मोटर होती है, ये बता रहा हूँ। आ जाओ हिस्टेरेसिस क्षति। हिस्टेरिक क्षति अपन तो अभी यहाँ पढ़े ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हिस्टेरिक क्षति किसको बोलते हैं? कोर में होने वाली, कोर में होने वाली, कोर में होने वाली क्षति, होने वाली कोर में होने वाली क्षति। क्षति क्या कहलाती है? हिस्टेरेसिस क्षति कहलाती है। कोर में होने वाली क्षति क्या कहलाती है? हिस्टेरेसिस क्षति कहलाती है। परदेशी पूछेगा किससे करते हैं इसको? परदेशी। परदेशी मैं पहले करवा चुका हूं ना, परदेशी किससे करेंगे इसको? डब्ल्यू एच, हिस्टेरेसिस ऑफ वाटेज। हिस्टेरेसिस ऑफ वाटेज फॉर्मूला पूछा जाएगा इसका, फॉर्मूला याद रखना डब्ल्यू एच बराबर बी इंटू एफ इंटू वी, बी इंटू एफ इंटू वी, बी इंटू एफ इंटू वी, बी इंटू एफ इंटू बी, बी की घात 1.6। ये किसका फॉर्मूला हो गया? हिस्टेरेसिस ऑफ वाटेज, हिस्टेरेसिस ऑफ वाटेज। चलो आगे, तो बी डब्ल्यू एच बराबर बी एफ वी, बी एफ वी, जहां बी की घात 1.6, जहां अब लिखाने की जरूरत है कि किसका मतलब क्या होता है पता ही है आपको? डब्ल्यू एच हिस्टेरेसिस ऑफ वाटेज, बी का मतलब बता दो इधर से कोई भी, इधर वाली लाइन। इस बी का मतलब मोटे बी को क्या बोलते हैं? प्रकाश, इस बी का मतलब क्या है? एफ का मतलब बता। आवृत्ति। आवर्ती होती है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है। ये होता है वी मतलब आयतन, आयतन पत्ती का आयतन। इसका बी का मतलब क्या होता है? नहीं फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। चलूं आगे, अगला फिर पढ़ोगे आप इसको कम करने के लिए निवारण। निवारण पहले कर चुके हैं अपन। निवारण क्या होगा इसका? अपने बॉडी किसकी बनाई थी? सिलिकॉन। क्यों बनाई थी? अरे इसको तो कम करने के लिए बनाई थी। तो हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने किसका प्रयोग करता है? निवारण। सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील निर्मित कोर का प्रयोग, कोर का प्रयोग कर निवारण किया जाता है इसका कर। चले आगे। अगर सिलिकॉन की मात्रा बढ़ा देंगे तो भी तो मतलब अरे सिलिकॉन है ना अर्धचालक होता है। सिलिकॉन के बारे में अपन सेकेंड ईयर में एक पूरा सिलिकॉन जर्मेनियम के ऊपर 7 से 8 कम से कम 4 से 5 पूरे चैप्टर है। इतना खाली नाम छोटा है सिलिकॉन। जब इसको पढ़ते जाएंगे नए चीजें बन जाए। एक केवल एक नाम पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, अर्धचालक पढ़ा है ना अभी तक। इस अर्धचालक से बने हुए सारे सिलिकॉन जर्मेनियम, इससे डायोड बन गया, डायोड से ट्रांजिस्टर बन गया, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बन गया, एम्पलीफायर से ऑसिलेटर बन गए। इन सब से बनते गए केवल किससे? केवल अर्धचालक। तो ये चीज थोड़ी डीप है, वो आगे पढ़ेंगे सेकंड ईयर में। अभी के लिए इतना याद रखो। निवारण के लिए, हिस्टेरिक क्षति को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूला हो गया, ये होगा। फिर पढ़ेंगे एडी करंट क्षति। कौन सी होती है? एडी करंट क्षति। इससे पहले 1-2 लाइन और लिख देते ताकि सही रहेगा। ये क्षति कौन सी क्षति की बात करो? हिस्टेरेसिस क्षति। हिस्टेरेसिस क्षति, ये क्षति
आवर्ती पर, किस पर? आवर्ती पर निर्भर करती, किस पर निर्भर करती है? आवर्ती पर निर्भर करती, पहली बात ही आवर्ती पर निर्भर करती है। नोट डाल के एक चीज कर लो, जब वोल्टेज नहीं है तो क्या हो? वोल्टेज नियत हो, वोल्टेज बदल नहीं रहा हो, वोल्टेज क्या है? नियत है। जब वोल्टेज नियत हो तो हिस्टेरेसिस क्षति, हिस्टेरेसिस क्षति, क्षति आवर्ती के, किसके? आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती, कर्मानुपाती होती है, मैंने कहा समझाने कैसे? WH व्युत्क्रमानुपाती F। हिस्टेरेसिस क्षति है ना, वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखो क्या लग रहा है, समानुपाती नहीं है क्या? इसलिए नोट डाल के लिखवा रहा हूं। नॉर्मल पूछे ना आपको, नॉर्मल क्या हिस्टेरेसिस क्षति फ्रीक्वेंसी की होती है? समानुपाती, आवर्ती के समानुपाती होती है, आवर्ती के समानुपाती होती है। क्वेश्चन थोड़ा डीप है, ध्यान से सुनना। अगर नॉर्मल पूछे कि हिस्टेरेसिस क्षति आवर्ती की होती है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती बराबर उनमें से कोई नहीं, तो समानुपाती। एक लाइन अगर बीच में डाल दी इसने, क्या बोल दिया? अगर वोल्टेज नियत है, क्या है? वोल्टेज नियत है तो क्या होते हैं? तो क्या बन जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपको बोले हिस्टेरेसिस क्षति फ्रीक्वेंसी की होती है तो समानुपाती, अगर वोल्टेज को नियत करके पूछे तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हिस्टेरेसिस क्षति का सूत्र क्या होता है? BFV, जहां B की घात 1.6। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहां तक हो जाएगा? हिस्टेरेसिस क्षति को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का। और ये वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगाना है इसको। हिस्टेरेसिस क्षति को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? एक बार उतारो, समझो, फिर चलते हैं। अरे कोई नहीं, चलो ट्राई करते हैं, चले आ जाओ। आपने पढ़ लिया था कौन से? कॉपर आनी होगी, हिस्टेरेसिस होगी, आपको पढ़ेंगे आप एडी करंट। एडी करंट ये कौन सी क्षति का भाग है? स्थिर क्षति या लौह क्षति या आयरन लॉस, एडी करंट क्षति। इसे भंवर धारा हानि भी बोलते, क्या बोलते हैं? भंवर धारा हानि। क्या बोलते हैं इसको? भंवर धारा हानि भी कहते हैं। एडी करंट बोल दो या भंवर धारा हानि बोल दो। अच्छा, क्रोड में होने वाली, क्रोड में, क्रोड यानी कि बॉडी, ट्रांसफॉर्मर की बॉडी, क्रोड में होने वाली क्षति, क्रोड में होने वाली क्षति, क्षति क्या कहलाती है? एडी करंट क्षति कहलाती। क्रोड या बॉडी में होने वाली क्षति क्या कहलाती है? एडी करंट क्षति। और एक लाइन और लिख देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी। पेट दुख रहा है क्या? तू ही तो बोल रहा है। चले अगला, बॉडी का गर्म होना, ट्रांसफॉर्मर की बॉडी का या किसी भी उपकरण के बॉडी का गर्म होना, बॉडी का गर्म होना, ट्रांसफॉर्मर की बॉडी का गर्म होना कौन से दोष को प्रदर्शित करता है? एडी करंट, एडी करंट क्षति या भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि। बॉडी को टच करते करंट आता है कि नहीं आता? करंट तो होता है लीकेज, करंट तो कौन सा होता है? लीकेज। दोष कौन सा कहलाता है? वो भंवर धारा। अरे आपने हाथ लगाया बॉडी के, मोटर के बॉडी हाथ लगाया, आपको करंट आया, वो करंट है ना, वो तो कौन सा करंट है? लीकेज करंट है। कौन सा करंट है? लीकेज करंट है। लेकिन वो दोष कौन सा कहलाया? भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि या एडी करंट क्षति कहलाता है। चलो आगे, अगला, क्रोड में या बॉडी में होने वाली क्षति या बॉडी का गर्म होना कौन सा दोष कहलाता है? भंवर धारा। जब फ्लक्स, जब फ्लक्स, ये वेरी मोस्ट ये लाइन, जब फ्लक्स, जब फ्लक्स, जब फ्लक्स कोर को काटता है, किसको काटता है? कोर को काटता है,
काटता है तो ये दोष उत्पन्न होता है, तो ये दोष उत्पन्न होता है, तब ये क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। तो तीन डेफिनेशन होगी। क्रोड या बॉडी में होने वाली क्षति क्या कहलाती है, भंवर धारा हानि। बॉडी का गर्म होना कौन सा दोष कहलाता है, भंवर धारा। जब फ्लक्स ट्रांसफार्मर की कोर को काटता है, ट्रांसफार्मर की कोर को, अरे कोर को काटेगा तभी तो आपको क्या बॉडी गर्म होगी। एक चीज बता आप, मैं दो वर्ड बोल रहा हूं बार बार, समझ आ रही है, कोर और क्रोड, कोर और क्रोड, पहले पता है क्या बोल रहा हूं मैं, कोर किसको बोलते हैं, देखना मैं आगे पढ़ूंगा, आपने ट्रांसफार्मर देखना ऐसे पत्तियां बनी हुई है, एक सिंगल पत्ती है, क्या है, एक सिंगल हल्के, नहीं वो तो फिंस होती है, जहां पे आप वाइंडिंग लपेटते हो ना, हाँ जहां पे वायरें लपेटे, आप देखना हल्की छोटी छोटी क्या होती है, पतली होती है, पतली पतली ऐसे पत्तियां होती है। इस एक पत्ती को क्या बोलते हैं, कोर। इस एक पत्ती को क्या बोलते हैं, पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती, फिर पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती की पत्ती 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 हो गई, ठीक है, ढेर सारी पत्तियां लगा दी इसमें, ऐसे हो गई ढेर सारी पत्तियां। अब इसमें क्या लगता है, वायर, इसको बोला जाता है क्रोड। अरे एक से अधिक पत्तियों को सेट को, पत्तियों के एक से अधिक पत्तियों का समूह बन जाएगा, एक पूरा सेट तैयार होगा, उस पर क्या लगाई जाती है, कोर है, वो वाइंडिंग लगाई जाती है, जिसमें वाइंडिंग लगाई जाती है वो तो क्या है, क्रोड है। और क्रोड जो होती है वो एक क्रोड की एक सिंगल पत्ती, उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर। आगे आ जाओ, अगला एडी करंट क्षति को प्रदर्शित, एडी करंट क्षति प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं, किससे करेंगे, W A, एडी करंट ऑफ वाटेज। फॉर्मूला क्या होगा, B इंटू F इंटू T, B इंटू F इंटू T, B इंटू F इंटू, किसका फॉर्मूला है, एडी करंट क्षति का। सब पे क्या लगाना है, स्क्वायर, सब पे क्या लगाना है, स्क्वायर, तो B स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। एडी करंट क्षति का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, B स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। चलो आगे, जहां WA का मतलब तो आपको पता ही है, एडी करंट ऑफ वाटेज, एडी करंट ऑफ वाटेज। रोकना एक मिनट, भंवर धारा हानि, चले, क्रोड में होने वाली क्षति, बॉडी का गर्म होने वाला कौन क्षति कहलाती है, एडी करंट क्षति। निकालने का फॉर्मूला B स्क्वायर F स्क्वायर B स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। जहां B का मतलब पता ही है आप लोगों को, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, घनत्व इकाई बता दो इधर वाली लाइन, कोई भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की गई, कोई भी बता दो इधर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की गई है, वेबर प्रति, वेबर खाली वेबर तो होती है फ्लक्स की, खाली वेबर होती है फ्लक्स की, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। चले, खाली अगर फ्लक्स की पूछे तो खाली वेबर जो होती है वो खाली फ्लक्स की गई होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसकी होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, या टेस्ला या गाउस, तीन होती है ना, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, सीधे या सीधे क्या, गाउस। फिर होती है एफ, एफ का मतलब आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती की इधर से कोई भी अटरज, क्या होती है, अटरज। अरे तू चुप नहीं रहेगा क्या, फिर आती है टी, टी का मतलब बताओ, मोटाई होता है, थिकनेस, थिकनेस मोटाई, पत्ती की मोटाई, मोटाई होती है ना पत्ती की, mm होती है, mm होती, क्या होती है, mm होती है। चलो आगे, आगे आ जाओ, जितनी पत्ती मोटी होगी वो भी क्या होगा, अगला संबंध वही बताऊंगा, जहां मैं टॉपिक शुरू करता हूं ना वहां जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक पूरा समझ नहीं आएगा, गारंटी है अपनी। ये क्षति कौन क्षति, भंवर धारा हानि, वेरी मोस्ट लगा लेना इस पे भी। ये क्षति आवर्ती के, किसके, आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होती है, आवर्ती के वर्ग के समान, नहीं दिख रही क्या, आवर्ती, आवर्ती के वर्ग, आवर्ती के वर्ग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, समानुपाती होती है, समानुपाती
होती है। और जबकि वो क्षति हिस्टैरिसीस क्षति किसके समानुपाती थी? वो कॉपर लॉस था। अरे गधो, इस बोर्ड पे लिखता हूं WH बराबर फॉर्मूला, अभी भूल गए, B इंटू F इंटू V, B की घात 1 पॉइंट, तो B देखो वोल्टेज किसका समानुपाती पड़ा है? फ्रीक्वेंसी के समानुपाती था। केवल किसका समानुपाती था? ये क्षति किसके समानुपाती है? आवर्ती के, अरे वर्ग है ना गधो, वर्ग के समानुपाती, इसलिए मोस्ट है ये, इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं, हिस्टैरिसीस क्षति जो है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। और जब वोल्टेज नियत हो तो व्युत्क्रमानुपाती, हिस्टैरिसीस की बात कर रहा हूं। एडी करंट क्षति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समान। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आईटीआई में। हिस्टैरिसीस सॉरी कौन सी क्षति, कौन सी क्षति आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होती है? भंवर द्वारा हानि। लेकिन इसके अंदर नोट डाल के एक चीज लिखेंगे, नोट, जब क्या वोल्टेज नियत हो, वोल्टेज नियत हो तो सर तो क्या ये क्षति, कौन सी क्षति? एडी करंट है। जब वोल्टेज नियत हो तो ये क्षति यानी कि एडी करंट क्षति आवर्ती पर निर्भर नहीं करती, आवर्ती पर निर्भर नहीं करती। अरे अभी आपको लग रहा है कि हमको सब याद आ रहा है, नहीं करती, थोड़ी देर में भूल जाओगे। तेरे का तो पता ही है मेरे को, दिमाग का IQ जानता हूं ना मैं। सुनना मेरी बात, दो चीजें पढ़ाई आपको, हिस्टैरिसीस क्षति और एडी करंट क्षति। हिस्टैरिसीस क्षति क्या होती है? यहाँ छोटा सा यहाँ लिख के बता देता हूं, WH बराबर B इंटू F इंटू P, B की घात 1.6। हिस्टैरिसीस क्षति फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? केवल हिस्टैरिसीस क्षति जो होती है फ्रीक्वेंसी समानुपाती। जबकि एडी करंट क्षति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती। हिस्टैरिसीस क्षति जब क्या होती है? वोल्टेज नियत होता है, वोल्टेज नियत हो तो हिस्टैरिसीस क्षति क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि अगर वोल्टेज नियत हो तो एडी करंट क्षति पर कोई निर्भर, किसी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती। चलूं क्या आगे? अगला, फिर अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, ये अभी इसको क्लियर कर देता हूं। आपके ने फॉर्मूला पढ़ा था, चुंबकीय फलक घनत्व फॉर्मूला क्या होता है? 5/A, तभी तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बना है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलूं आगे, अगर मैं 5 निकालूं तो इसको एक इधर भेज दूंगा, इकाई होती है ना बेटा। अरे क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, एरिया की मीटर स्क्वायर, इसकी वेबर, तभी तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बना है। फ्लक्स की इकाई वेबर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति, सर लिख के बताओ, इसकी होती है वेबर, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, बन गई ना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इकाई नहीं पूछ रहा मैं, फॉर्मूला पूछा था अभी तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर 5/, क्या मैं इसको 5 निकालने के लिए ऐसा लिख सकता हूं क्या? B इंटू A, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई? इसको इधर फेंक दो सर, क्यों नहीं लिख सकते? चले, अब एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, EMF समीकरण क्या होती है? EMF समीकरण क्या होती है? E बराबर 4.4 इंटू 5 इंटू F इंटू P, ये था ना। एक बार ये तो फिक्स होता है, इसको हटा लेता हूं, डालूं क्या? इसको हटाने के बाद समानुपाती लग जाएगा। तो समझना, ट्रांसफॉर्मर का जो EMF है, जो वोल्टेज जो है, वो किसके समानुपाती होते हैं? E समानुपाती 5। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा आपको? EMF। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा? EMF। फिर होता है E समानुपाती, हालांकि फ्रीक्वेंसी पे तो काम करता ही नहीं। फिर होता है जितना E समानुपाती, ये तो अपन टर्न पढ़ लिए, N था ना, नंबर ऑफ टर्न था ना, N पढ़ा, N E जितना N ज्यादा, ये तो 3, ये चीज याद रखना। E जो था 5 के समान, इससे देख के कर ही लोगे, जिसको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब मैंने क्या किया सर, इस 5 की जगह इस 5 की जगह एक फॉर्मूला लिखता हूं, E बराबर ये नहीं लिख सकते क्या? 5 की जगह लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा 5 की जगह B इंटू A इंटू F इंटू T। ये आपका जितने भी थे आप सारे खत्म करता हूं। देखो, अब आपको देखना फ्रीक्वेंसी के संबंध में, फ्रीक्वेंसी के संबंध में अगर वोल्टेज नियत है, यदि वोल्टेज इसको मैं करता हूं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, चलो
ये दोबारा करो, पहले ये थोड़ा उत्तर देखो, इसको ऊपर कर बताओ, जगह कम पड़ रही है थोड़ी। देखो आपने अभी जो किया था ना, वो क्या किया था, ई समानुपाती फाई इंटू एफ इंटू टी, यही तो किया, यही तो किया। उसके बाद इस फाई की जगह आपने वैल्यू क्या रखी है, ई समानुपाती बी इंटू ए, यही तो लिखा है। ये कहां से है, बी इंटू ए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के सूत्र से। चलो अब आ जाओ, यदि वोल्टेज नियत है, यदि वोल्टेज नियत है यानी कि बदल रहा नहीं है, तो इसको एक मान लो एक बार, चले तो इसको अगर फ्रीक्वेंसी किधर भेजूं मैं, फ्रीक्वेंसी क्या भेजूं, पहले किसके संबंध देखना, खाली बी के संबंध में देख सकते हैं, खाली बी को उठा रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। इधर से इसको मान लो ये कोई चीज नहीं है, ये तीनों ही नहीं है, ए नहीं है, टी नहीं है, चले, और इधर क्या पड़ा, ई पड़ा है, इधर क्या पड़ा, इधर बी पड़ा है, इस एफ को इधर भेजूंगा तो गुणा किसके कहां जाएगी, 1/f, 1/, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, तो फ्रीक्वेंसी के वित्त कर्मानुपाती होता है। नहीं आ रहा क्या समझ, अगर बी को मैं इधर ही रखूं, बी को इधर ही है, गुणा की संख्या किस में चली जाएगी, भाग में, तो 1/f, तो जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो किसके समान वित्त कर्मानुपाती हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के। ये पहली नियम। दूसरे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी को सब वही रखे, समानुपाती बीच में पड़ा ही है। अब रखता हूं इधर ए, क्या पड़ा इधर, ए, ये पड़ा ए बोल, ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्र, फ्रीक्वेंसी किधर लेके आऊं वापस, 1/f, 1 बट्टे में क्यों जा रहा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, गुणा में, तो गुणा की संख्या कहां जाती है, भाग में। तो यार पत्ती का क्षेत्रफल, पत्ती का क्षेत्रफल या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और पत्ती का क्षेत्रफल दोनों क्या होते हैं, वित्त कर्मानुपाती होता है। आ रही है क्या समझ में मेरी बात, अगला नहीं आ रही, ये समझ आ गया। अब ये बोल रहा हूं मैं, इन सब में समझ गया, फ्रीक्वेंसी के उठा के संबंध देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का इन सबके साथ क्या संबंध है, फ्रीक्वेंसी का इनके संबंध, वैसे तो एक सीधी सी ट्रिक है, आपको मैथ को पता है, जो गुणा में होता है वो एक दूसरे, इन सब के क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो चीज गुणा में होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, उल्टी होती है। देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, इधर जाएगी तो बट्टा में नहीं जाएगी, ये तो बड़ा ही है, तो फ्रीक्वेंसी इसके भी क्या होती है, उल्टी जाएगी, इसके भी उल्टी, इसके भी उल्टी नहीं जाएगी। तो यही तो पूछ रहे हैं, इस एक फॉर्मूले से सारा काम होता है कि आवर्ती चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होती है, वित्त कर्मानुपाती, आवर्ती प्लेट के क्षेत्रफल क्या होती है, पत्ती के क्षेत्रफल क्या होती है, वित्त कर्मानुपाती, यही तो पढ़ा रहा हूं, हो जाएगा ना। अब देखता हूं मैं ई समानुपाती क्या होता है, ई समानुपाती क्या होता है, कैसा है ये बताओ, सामने पढ़ा है ना, ई समानुपाती में तो पढ़ा है, ये अभी तो लिखा था, अगर मैं ये तो इस फॉर्मूले में था, इसमें क्या लिखा, ए आ गया ना, ई समानुपाती ए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट, ये सारी लाइनें आपकी कॉपी में होनी चाहिए, शर्त है ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी, चले। अब देखो जितने ज्यादा बड़े, जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मर होगा, जितना ज्यादा बड़ा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मर होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, ईएमएफ, समझ आई, जितना पत्ती का क्षेत्रफल बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। इस पे एक बार पूछा गया है, जितना बड़ा जितना ट्रांसफॉर्मर का आकार बड़ा होगा, जितना ट्रांसफॉर्मर का आकार बड़ा होगा, बड़ा होगा उतनी ही उसकी क्षमता अधिक होगी, उसकी क्षमता अधिक होगी। ये लाइन समझ आई कि नहीं, यही अधिक होगी। चले आगे, तो दोबारा सुन लेना, ये जो फाई है इसको हटा के मैंने क्या लिखा, बी इंटू ए, फ्रीक्वेंसी के संबंध देखना, किसके संबंध में, फ्रीक्वेंसी के, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, वित्त कर्मानुपाती, एरिया भी क्या होता है, वित्त कर्मानुपाती, टी क्या पूछे तो टी भी क्या होता है, वित्त कर्मानुपाती होता है। इधर ऐसा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग है ना तो इससे हो जाएगा ना, इस एक से ही। उसके बाद एक ये याद रखना ना कि अगर आप प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको, ईएमएफ मिलेगा। तो एक बार पूछा गया था कि बड़े ट्रांसफॉर्मर के आकार जितना बड़ा होगा उसकी क्षमता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये पड़ा। यहां तक अभी तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी, अभी तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी, हाँ और पूछो, हो जाएगा ना यहां तक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। कल वाला सवाल था, एक सवाल बताना, कल क्या था, कल वाला सवाल क्या था,
सवाल था सर VP बराबर 100 वोल्टेज। चलो कल वाला एक बार करवा देता हूँ। क्वेश्चन था VP बराबर 100 वोल्टेज। VP बराबर 100 वोल्ट, RP बराबर 20 ओम। 20 ओम, IS बराबर 10 ओम। IS 10 एम्पियर, और VS निकालना है। VS निकालना है। चलूँ आगे, हाँ सर। VS निकाल दे। बस करंट और वोल्टेज से संबंध पूछा है। करंट और दोनों एक दूसरे उल्टे ही चलते हैं। पहले सब फॉर्मूला लगाओ, VP बट्टा क्या होता है VS। अरे कई बार EP लिख दो चाहे VP लिख दो, वोल्टेज को अपन E से भी लिखते हैं V से भी लिखते हैं ना, तो अपन VP बट्टा VS बराबर क्या होता है IS बट्टा IP। ये उल्टा चलेगा ना, करंट क्या चलेगी उल्टी। अब देखो अपना VP पढ़ा ना, VP कितना है 100, VS क्या करना है निकालना है, IS पढ़ा है क्या 10 एम्पियर, तो निकालना क्या आपको IP निकालना है। IP नहीं है ना अपने पास, लेकिन IP निकालने के मतलब धारा निकालने का फॉर्मूला क्या था V बटा R नहीं होता क्या। हाँ सर। P की बात करो तो PP लिख दो, तो IP निकालना है। VP कितना दिया, RP कितना दिया 10 से 10, 2 से 10 कितना आ गया, तो यहाँ क्या लिखना है IP कितना 5 एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, 5 से ये कट गया 2 बार, तो VS इधर चला गया 200 वोल्ट। अरे 200 वोल्ट 50 वोल्ट ना VS। अच्छा हाँ ऊपर से कट गया ना, 2 से ये कट गया 50। VS की वैल्यू कितनी आ गई 50 वोल्ट। 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं सर। हो जाएगा क्या, हाँ सर। चले आगे चलो।